अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आजकल के हालात में हम सब जानते हैं कि हुसूल इल्म और बिलखुसूस प्रोफेशनल तालीम का हसूल इतना आसान नहीं है। माली वसाइल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद बेहतर से बेहतर तालीम व तरबियत हासिल करे, और बिलखुसूस अगर प्रोफेशनल एजुकेशन के हवाले से बात करें तो बेशतर वालिदैन अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी अपनी औलाद के ऊपर खर्च कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत से ऐसे टैलेंटेड लायक फ़ाइक तुलबा हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो सिर्फ तालीमी वसाइल ना होने की वजह से अपनी आला तालीम या प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करने से कासिर रहते हैं। हमें मिल इस निज़ाम को बदलना होगा, अपने अपने हिस्से अपना हिस्सा जो है इसमें डालना होगा। और इसकी पहल हम देख रहे हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक काम किया है, और मैं NED यूनिवर्सिटी के एलुमनाइज के हवाले से बात कर रहा हूँ। माँ जी स्कॉलरशिप इंडोवमेंट फ़ंड, और ये एक ऐसा फ़ंड है जो कि आजकल के इस दौर में एक बड़ी राहत है उन NED के उन तुलबा के लिए जो माली वसाइल ना होने की वजह से ज़ाहिर के अपनी उनकी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसमें उनको मुश्किलात हैं। तो ये फ़ंड किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से इसकी सोच क्या है, इसके मकासद क्या हैं और दरपेश चैलेंजेस क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले आफ्ताब हुसैन रिजवी साहब, जो कि बानी हैं माँ जी स्कॉलरशिप इंडोवमेंट फ़ंड के। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपके वक्त का। आप इंटरनेशनल फ़्लाइट से पाकिस्तान पहुँचे और उसके बाद मुख्तलिफ जो है आपकी मैराथन मीटिंग्स हैं, तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपके बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ जनाब सुहेल बशीर साहब, जो कि चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान के। बशीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर सरोज हशमत लोधी, जो कि वाइस चांसलर हैं NED यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आफ्ताब रिजवी साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस फंड का, उससे भी पहले ये सोच क्या थी, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया, और आप बैक टू किस ईयर के आप फारिग तहसील हैं NED से? इमरान बहुत बहुत शुक्रिया। देखो मैं हूँ फारिग तहसील 78 का। 78 माशाल्लाह। तो मुझे तो NED से मैं आए हुए 50 साल हो गए और निकले हुए 46 साल हो गए माशाल्लाह। तो अभी जब ये NED ने अपनी 100वीं सालगिरह मनाई है हाँ। 2021 में, क्योंकि 1921 में नादिर शाह डलजी दिनशा के नाम से बना था ये, तो उसमें मैंने फिर अपने दोस्तों से मशवरा किया कि मैं इस पर क्या किया जाए। तो फिर मैंने एक किताब लिखी जिन्हें मैंने देखा। ये उन प्रोमिनेंट NEDians के लिए थी जो कि NED से निकले और अभी तक अपने आप को NED के लिए वक्फ किया हुआ है, और दुनिया भर में उन्होंने अपना नाम भी पैदा किया है। तो उस पर मैंने कोई 55 खाके लिखे और उसको हमने लॉन्च किया 100वीं सालगिरह पर। अच्छा। उसको लॉन्च किया तो सिर्फ किताब आनी थी। फिर ऐसे ही एक जगह डिस्कशन में किसी ने मुझसे सवाल किया कि अब आगे क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा भाई मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसके ऊपर एक स्कॉलरशिप कायम करूं और उसका नाम रखूं माजी। माजी ऐसा है कि माँ का जो रिश्ता है वो सारे रिश्तों से पुराना रिश्ता है, चंद महीने। तो माँ की जो इफादियत है वो हम सब उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। तो मैंने फिर ये किया कि इसका माजी स्कॉलरशिप का नाम रखा, और वो इसलिए भी कि मेरी एक कहानी भी है, मैं शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हूँ। मेरी एक माजी की कहानी है, वो कमोबेश मेरी कहानी है, और हर उस गरीब बच्चे की कहानी है, हर उस सेल्फ मेड की कहानी है जिसने कि हम्बल बैकग्राउंड से पढ़ना शुरू किया और फिर उसको अल्लाह ने हाथ पकड़ा और उसको नवाजा। तो हम बेसिकली इन सारी चीज़ों का क्रेडिट NED को देते हैं। और ये रिलेट हो जाता है मादर इल्मी से भी रिलेट हो जाता है, माजी से भी रिलेट हो जाता है। फिर हमने इसका माजी नाम इसलिए रखा कि हम इसको NED तक NEDians तक नहीं रखना चाहते थे। भाई जिसको अपनी माँ से मोहब्बत है वो अपनी माँ के नाम पे स्कॉलरशिप दे दे। तो वो होता रहा। तो अब तो हमारे पास तकरीबन 100 मिलियन रुपए जमा है, इंडोमेंट फंड में जमा है। 3-3.5 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। और ये सुहेल बशीर और सरोज लोधी साहब आपको बताएंगे मजीद इसकी क्या डायनेमिक्स है। ठीक है, सुहेल बशीर साहब आपकी तरफ आ जाते हैं कि फंड्स की परफॉर्मेंस किस तरह से मेजर की जाती है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, और अब तक कहाँ खड़े हैं जब से आपने फ़ंड शुरू किया और अब तक इस फंड के हवाले से, इस इंडोवमेंट फ़ंड जो कि वक्फ फ़ंड होता है, कहाँ खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज TV का शुक्रिया कि आपने मौका दिया यहाँ पे बात करने का। असल में जैसे आफ्ताब भाई ने फरमाया कि ये एक
शुरुआत में किसी को भी गुमान नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आफ्ताब भाई ने एक किताब का इरादा किया, फिर उन्होंने कहा कि यार इस किताब से इसको हम लोगों को एट कॉस्ट देंगे और इस किताब से तहरीक बन गई। जी किताब से कॉस्ट आएगी, कॉस्ट से जो ना हम उसको NED की बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे बहुत, और हम अमेरिका में इतने की देंगे, पाकिस्तान में इतने की देंगे। अच्छा, जब वो किताब आई तो वो फिर तहरीक ऐसे इस तरह तब्दील हुई कि लोगों ने कहा कि यार ये तो माओं के नाम पे है, और इसमें सिर्फ NEDians की माएँ नहीं बल्कि जैसे आफ्ताब भाई ने कहा कि हर आदमी जो अपनी माँ के लिए एक सदका जारिया शुरू करना चाहता है, ये सदका जारिया अपनी अपनी माँ के नाम से। और आपने जैसे इसको कोरिलेट किया कि मादर इल्मी के नाम से, मादर इल्मी को, और इसमें सिर्फ NEDians, NED के एलुमनाई या उनके जानने वाले नहीं है बल्कि तमाम पाकिस्तानी जो इस पाकिस्तान में किसी ना किसी उन्वान से को वापस पे बैक करना चाहते हैं, वो इस फंड को देख रहे हैं। जब ये फंड स्टार्ट हुआ तो हमारा ख्याल था कि हम 50 करोड़ रुपए तक जमा कर लेंगे और इसकी स्कॉलरशिप। जब इसकी लॉन्च जब हमने किया और लॉन्च के अगले 4 महीने में हम 7.5 करोड़ रुपए पहुंच गए, तो उन्होंने कहा भाई ये 50 करोड़ तो 5 करोड़ तो छोटी बात है, 7.5 करोड़ पे पहुंच गए। और जिस तरीके से हम आगे जा रहे हैं तो हमने कहा कि अब इसको हमने आगे बनाना है और इसको हमने 50 करोड़ पे लेके जाना है और फिर 1 अरब पे भी इंशाल्लाह ताला इसको लेके जाएंगे। अब जैसे कि फरमाया कि इसमें तकरीबन 10 करोड़ रुपए हमारे पास, 100 करोड़ रुपए हमारे पास जमा, 100 मिलियन, सॉरी 100 मिलियन, जी हाँ 10 करोड़ रुपए, 100 मिलियन हमारे पास जमा हो गया, हमने इसको इन्वेस्टमेंट कर दिया। अच्छा, ये सारा का सारा फंड की जो मैनेजमेंट है हमने अपने हाथों में नहीं रखी, हमने NED यूनिवर्सिटी के हवाले कर दी। NED यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट ने इसको अप्रूव किया, NED यूनिवर्सिटी की सेनेट ने इसको अप्रूव किया, और ये अब NED यूनिवर्सिटी की अपना एक एंडोमेंट फंड है जिसमें हम इनको एसेस कर रहे हैं। मैनेजमेंट सारी की सामने हमने यूनिवर्सिटी को दे दी, क्योंकि ये एक परपेचुअल फंड है। यूनिवर्सिटी में आज वाइस चांसलर कोई है, कल कोई और होगा, हम आज इधर हैं, हमारे बाद कल कोई और इसको संभालेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला क़यामत तक इस यूनिवर्सिटी कायम रहेगी। तो ये यूनिवर्सिटी में परपेचुअलिटी की, हाँ नहीं, लेकिन इसके ज़ाहिर के फंड्स की रीइन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ पे हुई है? एक एंडोमेंट फंड अब कैपिटल मार्केट्स वगैरह के अंदर होते हैं और उसमें बहुत कुछ इक्विटी फंड के अंदर होते हैं और कुछ इस्लामिक में भी आप चले जाते हैं कि ज़ाहिर है कि उस पैसे को आपने उससे जनरेट करना है ना, और उसको इफादियत उसके आगे लेके चलनी है। हमने इस वक्त जो इस पे एक और डिसीजन लिया था कि हम इसको इस्लामिक फाइनेंसिंग में करेंगे। अच्छा, शरिया कंप्लाइंट, हम शरिया कंप्लाइंट हमारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और इस वक्त आपको पता है जो बैंक के प्रॉफिट रेट्स हैं वो 20+ हैं, तो हमें 21, 22, 20 इसके अराउंड मिलते हैं। तो अगर आप ये समझ लें कि हमारे पास 100 मिलियन है तो हम तकरीबन 20 मिलियन हमारे पास सालाना आते हैं। हम बच्चों को तकरीबन 1 लाख रुपए, जो फीस तकरीबन 85,000 रुपए सालाना NED यूनिवर्सिटी की, 85,000 रुपए फीस और बाकी पैसे उसकी किताबों का और जो दूसरे खर्चे हैं, तो 1 लाख रुपए हर बच्चे को साल में हम देते हैं। इस वक्त ऑलरेडी तकरीबन 4 बैचेस के 100 बच्चों को फिर ये दे दिया है। ठीक, डॉक्टर लुत्फी साहब, अब बच्चों का जो सिलेक्शन है, जो क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स का, वो क्या है? देखिए, उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है नीड असेसमेंट, और नीड असेसमेंट का एक हमारा स्टैब्लिश क्राइटेरिया है जिसमें उस घराने की टोटल इनकम, टोटल डिपेंडेंस, और फिर दूसरी फैसिलिटीज़ के क्या घर में कोई गाड़ी रखता है कि नहीं रखता, मोटरसाइकिल रखता है कि नहीं रखता, घर अपना है या नहीं है, किराए का है कि, और उसके लिए हम फिर जाके ग्राउंड पे वेरिफिकेशन भी करते हैं। ये और बात है कि जो बच्चे उसमें अपनी मालूमात प्रोवाइड करते हैं, उसका एक पूरा पोर्टल है, उसमें अपनी मालूमात प्रोवाइड करते हैं, हम उनसे यहाँ तक के घर की तस्वीरें भी अपलोड कराते हैं। और मकसद यही है कि जो डिज़र्विंग बच्चे हैं उन तक उनका हक पहुँचे, और उसमें हमें ग्राउंड वेरिफिकेशन भी करनी पड़ती है। लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे इस मामले में बहुत एहतियात से काम लेते हैं और ज़िम्मेदारी से काम लेते हैं, और इस तरह से हम तकरीबन 110 बच्चे सालाना ऐड कर रहे हैं। यानी जिसको अभी ऐड किया था उसको अगले साल, उससे अगले साल और उससे अगले साल देंगे, लेकिन उसमें फर्दर 100 बच्चों का एडिशन हो रहा है। तो इस वक्त कोई 400+ बच्चे हैं जो इससे सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। और देखिए, एक्चुअली आप देखें तो मुझे तो ये बड़ी दूरदर्श चीज़ नज़र आती है। न सिर्फ आप ज़रूरतमंद बच्चे की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये वो बच्चा है जो आपका एम्बेसडर बनेगा, और ये एक स्टेज आएगी कि ये उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, क्योंकि जो भी एंडाउमेंट फंड्स या जो भी आप पैसा
जमा करते हैं उसके बाहर उसकी को डिवैल्यू तो होता है वक्त के साथ। ठीक है। और उसका अगर उसके कैपिटल में एनहांसमेंट इन्फ्लेशन से के रेट के मुकाबले में कम होगा तो आप वो सब पर्पस सर्व नहीं कर सकेंगे। तो बट अगेन आप जिसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर exactly. तो वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो भी सारी चीजें हैं उसके ऊपर लॉन्ग टर्म उसका एक इफेक्ट होता है। जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसकी अभी से वजाहत कर दूं, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है कि जो टर्शरी लेवल के तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ स्पेशली, उनका मकसद है कि वो गुड क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल मुल्क को प्रोवाइड कर सकें। और गुड क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए आपको एक तो टैलेंट चाहिए और दूसरा हार्डवर्क चाहिए। टैलेंटेड आदमी मिल जाए तो हार्डवर्क कराना हमारी जिम्मेदारी होती है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी है। लेकिन टैलेंटेड और मेरिट पे जो बच्चा है उसको माली वसाइल ना होने की वजह से वो अगर पीछे रह जाए तो इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। सर जवाब दे होंगे, आखिरत में जाके जवाब भी देना होगा इसका। बस अल्लाह ना करे कि ये वक्त आए। एक वीडियो परमिशन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। नाज़रीन एक छोटे सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। आफ्ताब हुसैन रिजवी साहब, आपको पता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान में जो फिलैंथ्रोपी होती है शायद पूरी दुनिया में ऐसी नहीं होती है। यू जस्ट नेम इट, आपके पास सैलानी है, ईदी है, आपके पास NICVD, आपके पास SIUT, जस्ट नेम इट, हर उसमें तो एक वो जो ट्रस्ट जो रियासत के ऊपर होना चाहिए वो नहीं है, उस तरह से ट्रस्ट डेफिसिट है। लेकिन सैलानी के हवाले से अगर मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि वो जनाब वर्ल्ड बैंक वगैरह ने उनके ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना अभी कि जनाब स्क्रूटनी का जो सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, तो आपके भी यकीनन ऐसा होगा। थर्ड पार्टी ऑडिट वगैरह को कुछ सिलसिला है, क्योंकि ज़ाहिर है कि पैसे का लेन देन है, ये सारी चीज़ें, तो इसके ऊपर मैं चाहूँगा। देखिए अब ये तो सही तो सरोज लोधी साहब बताएंगे, लेकिन इनके यूनिवर्सिटी का एक अपना इन प्लेस ऑडिट सिस्टम है जिसके तहत ये हर चीज़ को ऑडिट करते हैं साल में, तो वही सिस्टम है। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि इसमें पूरे प्रोसेस में नोबडी टचेस द मनी। जो पैसे आते हैं वो डायरेक्ट या तो NED के अकाउंट में जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका में आएंगे तो NED NA के अकाउंट में जाएंगे, ओके, और वो उनको टैक्स रिबेट का 501C भी देंगे। वो पैसे डायरेक्ट NED के अकाउंट में आएंगे, NED के अकाउंट से आके बाई चेक बच्चे को जाएंगे। तो आपके जो फाइनेंसियर्स हैं, जो डोनर्स हैं, वो उनका एक कॉन्फिडेंस जो है, जो ट्रस्ट है, उसका लेवल मुझे बताइए। देखिए साहब, उसका तो ट्रस्ट ये है कि वो मतलब ट्रस्टी के ऊपर कितना ट्रस्ट, ट्रस्टी भी बहुत ट्रस्ट है उनका। अब 1-2 लाख डॉलर लोग खड़े खड़े देते हैं, इतना ट्रस्ट है। और ये कह के देते हैं कि चूंकि आप लोग हैं तो इस वजह से हम दे रहे हैं, कोई और हो तो ना दे। ठीक, लोधी साहब। सर ऐसा है कि डोनर ड्रिवन कोई भी एक्सरसाइज हो, जब तक कि डोनर कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो आप उसको ग्रो नहीं करा सकते। इंडस अस्पताल मेरा ख्याल है दुनिया की बेहतरीन मिसाल है। और जब डोनर कॉन्फिडेंस आप करेंगे तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ऑडिट इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ शोइंग द ट्रांसपेरेंसी। तो हमारे यहाँ 3 तरह से ऑडिट होता है। एक ये कि कोई भी पेमेंट होगा तो उसका प्री ऑडिट होता है और वो इंटरनल ऑडिटर करता है यूनिवर्सिटी का। फिर हुकूमत सिंध का हुकूमत पाकिस्तान का एक निज़ाम है जिसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑडिट आपके एनुअल अकाउंट्स को ऑडिट करता है। उसमें जो भी पैसा आया और गया उसका अकाउंट होता है, उसकी ऑडिटिंग होती है। और तीसरी हमारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि हम एक कमर्शियल ऑडिट भी कराते हैं। अच्छा। तो 3 तरह से वो अकाउंट ऑडिट होते हैं, उसमें हर अकाउंट ऑडिट होता है इंक्लूडिंग माजी फंड। तो एक तो डोनर कॉन्फिडेंस ये कि अकाउंट्स ऑडिटेड होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि अकाउंट्स जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उनकी पब्लिक एक्सेस होनी चाहिए। और पब्लिक एक्सेस का तरीका ये है कि साल में एक दफ़ा यूनिवर्सिटी की सेनेट मीटिंग होती है और उस सेनेट मीटिंग में एक एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है और वो फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी मौजूद होती है और उसमें इस पूरे फंड की पूरी तफसीलात मौजूद होती हैं। तो मुख्तसरन ये कि न सिर्फ कई दफ़ा ऑडिट होता है बल्कि वो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल, वो जितनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर है तो वो तो आप ही लोगों के लिए और सबके लिए एक इसमें अगर आप इजाज़त दें तो एक चीज़ मैं ऐड करूं कि 1 साल का लगभग अरसा गुजरा है जो 0 से 10 करोड़ तक पहुंच गया है। तो जाहिर है कि इसमें एमिनेंट है डोनर कॉन्फिडेंस।
आफ्ताब रिजवी साहब का, सोहेल बशीर साहब का, दीगर दोस्तों का, दीगर साथियों की मेहनत अपनी जगह है और बगैर उसके मुमकिन नहीं था। लेकिन बहरहाल डोनर कॉन्फिडेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल जी। सोहेल साहब, एक बात इसमें मैं ऐड करूं कि इसमें बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन जो है ना वो हमारे एनईडी के जो नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में लोग हैं उनका है। और उन्होंने, क्योंकि वो जैसे आफ्ताब भाई ने कहा कि मोस्टली एनईडी के अंदर अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे जो मेरिट में आदम जी से डीजे कॉलेज से पढ़ के पहुँचते थे, वो हम्बल बैकग्राउंड वाले आज इस जगह पे पहुंच गए जो वो चाहते हैं कि वापस कुछ करें और वो वापस करने के एवेन्यूज तलाश करते हैं। वो पे बैक पीरियड है नहीं, लेकिन मुश्किलात थोड़ी सी बड़ी भी हैं। मिसाल के तौर पे फैटफ के अंदर, फैटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान उसकी ग्रे लिस्ट में रहा और उसके बाद बहुत सी जगहों पे हमने देखा कि बाहर से पैसा भेजना, चाहे वो किसी भी उसमें बहुत आसानी नहीं है इतनी। जी जी। तो ये इस तरह के भी मसाइल हैं। इसके असल में जो आपने आफ्ताब भाई ने एक बात की थी कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनईडी इंटरनेशनल एलुमनाई नेटवर्क एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, एनए, और इसी तरह कनाडा में निडैक है। और ये दोनों के दोनों 501c जो कहलाता है वो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उनको टैक्स रिबेट भी मिलता है और फिर ऑफिशियली वो यूनिवर्सिटी को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके जो पूरा मैनिफेस्टो है उसमें वो लिखा हुआ है कि किसको वो दे सकते हैं। वो किसी, तो ये FATF की पूरी जो रिक्वायरमेंट है उसकी कंप्लाइंस को पूरा करते हैं। अगर FATF की कंप्लाइंस के तो वो भी नहीं हाथ लगा सकते। जाहिर है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक टीवी इंटरव्यू हुआ कैनेडियन टीवी पे। मैं चूँकि शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो मुझसे एंकर ने कहा कि आप किताब क्यों नहीं लिखते। तो मैंने कहा कि किताब का कोई मुस्तकबिल नहीं है। क्या मतलब? मैंने कहा देखिए किताब कोई पढ़ता ही नहीं है, किताब तो अब फुटपाथ पे भी नहीं मिलती, तो किताब का मुस्तकबिल नहीं है तो मेरा कोई लिखने का प्रोग्राम नहीं। ये किताब जब लिखी थी तो सब ने कहा था कि ये कौन पढ़ेगा। मैंने कहा कोई नहीं पढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो 55 लोग पढ़ेंगे जिनके खाके हैं कि वो मार्केट की दुकान ही, मार्केट का तो प्रोडक्ट ही नहीं है ना। सही है। लेकिन अगर इस पर कोई आप मकसद डाल देंगे वो मकसद ज़िंदा रहेगा। तो अब उसी की वजह से ये है कि अब मैं एक नई किताब लिख रहा हूँ जो अगले इंशाल्लाह कन्वेंशन पे आएगी। मिलने के नहीं नायाब हैं हम, या तारे ज़मीन पर, या तारे ज़मीन पर। उसमें भी मैं उन लोगों को शामिल कर रहा हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में बड़ा नाम पैदा किया है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के CEOs लगे हुए हैं, तो मैं उनके खाके लिख रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें भी हमें कॉर्पोरेट डोनेशंस भी आएंगे और नॉर्मल डोनेशंस भी आएंगे, क्योंकि देखिए जो भी किसी पोजीशन पे पहुंचता है ना, और अगर उसका हम्बल बैकग्राउंड है, जो कि मेरे ख्याल में हर कराची वाले का हम्बल बैकग्राउंड है, वो देना तो चाहता है, उसको जगह नहीं पता है कि कहाँ जाके सही पैसे लग रहे हैं। तो ये हमारे जो डोनर कॉन्फिडेंस, ये जज्बा हर सेल्फ मेड शख्स के अंदर होता है, बस एवेन्यू की वो तलाश करता है। माजी जो नाम है वो बड़ा अट्रैक्टिव है। डॉक्टर साहब, अब ये बताएं किस तरह की सपोर्ट होती है? जब हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, इसमें स्कॉलरशिप, तो उसमें स्कॉलरशिप्स हैं, ग्रांट्स हैं, रिसर्च वर्क में उनकी असिस्टेंस है, ये ज़रा इसके ऊपर मुझे बताइए। देखिए, ये जो पर्टिकुलर माजी फंड है ये तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की असिस्टेंस के लिए है, ताकि वो अपनी फ़ीस दे सकें प्राइमरीली, और प्लस थोड़ा बहुत ख़र्चा उठा सकें। तो इसका मकसद प्राइमरीली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हु डिज़र्व सपोर्ट, this fund provides them this support। okay। और इसका कोई और मकसद नहीं है अच्छा। फिलहाल, और मेरा ख्याल होना भी नहीं चाहिए। देखिए, आजकल के माली हालात में जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मुल्की माली हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं, महंगाई अपनी जगह मौजूद है, और अब जैसे NED यूनिवर्सिटी जैसे तालीमी इदारों में मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि फ़ीस को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। एक्सेस टू एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ। सही। तो अगर आप ये एम्बिशन लेके चल रहे हैं कि एजुकेशन का आप नहीं बढ़ाएंगे जिम्मेदारी, ख़र्चा नहीं बच्चों पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो फिर उनको सपोर्ट तो करना है ना। तो सपोर्ट करने का तरीका यही है कि जो उनके ऊपर सबसे बड़ा बोझ है फ़ीस का, वो किसी ना किसी तरह से उतार दिया जाए। बहरहाल उसके अलावा भी हम ओवर एंड अबव पैसे देते हैं, जैसे सोहेल बशीर साहब ने फरमाया कि 80,000 के लगभग सालाना फ़ीस है, उसे लाख रुपए मिलते हैं, तो 20,000 रुपये उसे ओवर एंड अबव मिल जाते हैं। आजकल के वक्त में 20,000 रुपये सालाना कोई बड़ी रकम नहीं है, तकरीबन 1500-1600 रुपये पर मंथ बनते हैं, लेकिन क्योंकि कंसोलिडेटेड मिलते हैं तो ज़ाहिर से बच्चों को असिस्टेंस हो जाती है। लेकिन कम से कम उनके वालिदैन उस जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा है कि फ़ीस उन्हें देनी है। फ़ीस अब देने का बोझ उनके ऊपर नहीं है।
जी, लेकिन सर इस तमाम बहस में ज़ाहिर है कि नीयत तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कॉज है। पिछले कोई 2 साल में 8.5 लाख के करीब अफराद पाकिस्तान से बाहर गए और वो जो हमेशा एक बात की जाती है ब्रेन ड्रेन के हवाले से, और मेरा नज़रिया उसमें यह है कि ब्रेन ड्रेन उस वक्त होता है कि जब आप डेफिसिट में आ जाएं। यहाँ तो बेचारे जो पोजीशन होल्डर्स हैं डिग्री लेके और बेचारे वो येलो कैप वगैरह और ऑनलाइन कैप चला रहे हैं, तो हम तो सरप्लस में। तो ये सारी फंडिंग जो हम कर रहे हैं इसका पे बैक किस हद तक मुमकिन है, इसकी कोई एश्योरेंस या इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल, ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम को जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जी सर, हम बात कर रहे थे ब्रेन ड्रेन के हवाले से। कुछ ज़ाहिर है कि जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो और अगले की भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि इसी मुल्क को सर्व करे। सर इसके 2 जवाब हैं। एक तो मैं बड़ी माजरत के साथ आपके इस राय से इत्तफाक नहीं करता, ठीक है, और उसकी वजह यह है कि आज जो मुल्क से लोग बाहर जा रहे हैं वो गिने जा रहे हैं। अब हमने गिनने शुरू कर दिया कि 8 लाख लोग चले गए, और सोशल मीडिया से बड़ी आसानी से ये इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट हो रही है। मैं तालिब इल्म रहा हूँ 80 की दहाई में, और मैंने NED यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी और मेरी क्लास में 220 लोग थे, और उन 220 में से 180 अमेरिका चले गए, और उसमें से सिर्फ 3 वापस आए। और ये कहानी एक बैच की नहीं है, ये सालों पर बल्कि दहाइयों पर मुहित है। ठीक है, ये वो वक्त था जब अफगानिस्तान में वॉर हो रही थी और US वीज़ा आसानी से मिलता था। 9 रुपये 90 पैसे का डॉलर था। ठीक है, तो अफोर्डेबिलिटी भी थी। ठीक। तो जहाँ तक ये कि तो पाकिस्तान से तो ब्रेन ड्रेन हमेशा से होता रहा है, और आफ्ताब भाई, अगर माजरत के साथ, आफ्ताब भाई भी उसी का नतीजा है। तो अब वो जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे सामने है ना, कंट्रीब्यूशन हमारे सामने, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं, और वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर वे में है। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात कह दी। हाँ। कि बात यह है कि हम उसके जो रिटर्न है उसको किस तरह से मेजर कर रहे हैं। और ये आफ्ताब भाई एक नहीं है, ये सैकड़ों आफ्ताब भाई हैं जिन्होंने उन बच्चों की ज़रूरियात आज पूरी करें जो आगे आने वाले वक्तों में अगली नस्ल की ज़रूरियात पूरी करेंगे। तो एक्चुअली वो तो अपना जितना उन पर इन्वेस्टमेंट हुआ था उसे कई गुना पे कर रहे हैं और करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ये वॉलंटरली अपनी ख्वाहिश से, अपने दिल से खुद मारे फिर रहे हैं इस कोने से उस कोने तक, अपनी जेब से पैसा खर्च करके, ताकि एक ऐसा साइजेबल एंडाउमेंट फंड क्रिएट हो जाए जिससे उन बच्चों की मदद हो सके। तो मेरा ख्याल है इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। जी सर। इमरान, मैं एक बात बताऊं कि हमने जब ये स्कॉलरशिप शुरू की थी तो हम इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कह सकते थे, लेकिन बच्चों का मोरल ना डाउन हो, बच्चों का कॉन्फिडेंस ना खराब हो, सेल्फ रिस्पेक्ट ना खराब हो, तो हमने इसको स्कॉलरशिप का नाम दिया। जब हमने पहले 100 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया तो सरोज साहब ने बहुत अच्छी तकरीब की। उसमें जितने भी बच्चे आए, 2-3 हमने स्टेज पे बुलाए थे, उन सब ने अपने माँ बाप को मुखातिब करके ये कहा कि देखिए मुझे आज स्कॉलरशिप मिला है। दे वर फीलिंग सो प्राउड कि हम इतने काबिल हैं कि हमें स्कॉलरशिप मिला है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी कौम में ख़ास बात ये है, और अगर इस पर 50% भी अमल हो जाए, कि हम जो हम्बल बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो एहसान फरामोश नहीं होते। हमें उनको किसी बंदिश की ज़रूरत नहीं है, ठीक, कि तुम ये करोगे तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे तो तुम वो करोगे। उनको खुद ब खुद तकलीफ़ पता है, गुर्बत की तकलीफ़ पता है, भूख की पता है, फाके की पता है। तो ये हो ही नहीं सकता कि वो जब ज़िंदगी में किसी काबिल हों तो अपने मुल्क के लिए, अपने इदारे के लिए, अपनी मादर इल्मी के लिए कुछ ना करें। ये हमने काम अल्लाह पे छोड़ा है और उन पे छोड़ा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर 20% बच्चा भी वापस करेगा तो वो 100% से ज़्यादा होगा जितना हम उन पे लगा रहे हैं। ठीक, बट स्टिल इट्स ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट जिसे आप कहते हैं स्कॉलरशिप पर। शायद बुनियादी तौर पे तो ये रियासत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ से आप आए हैं, जो सिस्टम आप देख रहे हैं दुनिया में, वहाँ पे रियासत की ये सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो इसको अगर मैं कहूँ कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, और अल्टीमेटली हमें उस तरफ जाना चाहिए कि जहाँ 18वीं तरमीम के बाद सूबों को बेहतर एलोकेशन करनी चाहिए, सफिशिएंट एलोकेशन करनी चाहिए फंड्स की। तो सर उसके हवाले से क्या, क्योंकि
उस पे आप क्या देखते हैं कि क्या होना ये चाहिए? सोहेल साहब ये सवाल का जवाब तो मेरा ख्याल है मैं सबसे अच्छा पहले मैं जवाब- इसके बाद आपकी देखें, तरफ आता हूँ। हाँ जी, आपने जिसकी बात की, मेरा ख्याल है जो हम जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं दैट इज़ ओनली 28% ऑफ द फी कंपोनेंट। बाकी सारी की सारी जो कंपोनेंट है वो सिंध सरकार और फेडरल सरकार बेयर कर रही है। हर ग्रेजुएट के ऊपर 3.5 लाख रुपए पर ईयर एक्सपेंसेस आते हैं तकरीबन। 3.5 लाख रुपए का 1,85,000 रुपए या 80,000 रुपए जो फीस ले रहे हैं वो 28% कंपोनेंट है। बाकी एक मेजर कंपोनेंट सिंध गवर्नमेंट देती है और फेडरल गवर्नमेंट देती है। ये डॉक्टर सरोज साहब आगे बताएं। जी डॉक्टर साहब। एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप इधर सवाल पूछ लिया। चलें जनाब, वो होता है ना कि जी, जब आप जैसे काबिल लोगों के दरमियान बैठा हूं तो कुछ तो आमद हो रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ वजाहत कर दूँ कि दुनिया में कहीं भी टर्शरी लेवल एजुकेशन स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है। प्राइमरी जी, प्राइमरी प्राइमरी है, लेवल हाँ। है, सेकेंडरी लेवल हाई तक स्कूल, है। हाँ, कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जो यूनिवर्सिटी लेवल तक भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी तालीम की समझी जाती है वो प्राइमरी लेवल की है। लेकिन सबके बावजूद ट्रेडिशनली पाकिस्तान में हुकूमतें हमेशा सपोर्ट करती हैं और आज भी कर रही हैं। ट्रेडिशनली 18वीं तरमीम से पहले तो सारे के सारे पैसे फेडरल गवर्नमेंट से आया करते थे और वो सब्सटेंशियल थे कि यूनिवर्सिटी के खर्चे पूरे होते थे। 18वीं तरमीम के बाद ये जिम्मेदारी तो सूबों को दे दी गई, लेकिन क्योंकि नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड था वो फाइनल नहीं हुआ था, तो ये तय हुआ कि कंटिन्यू करेगी फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए। CCI में ये तय हुआ, काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट में। लेकिन उस सब के बावजूद आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि हुकूमत सिंध ने पिछले 5 साल से सिंध की जो सरकारी जामियात हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले साल में 6.5 अरब रुपए थे, फिर वो बढ़ा के 14.5 अरब हो गए, 4 साल है, फिर वो बढ़ा के 21.5 अरब हो गए। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इस साल जो आने वाला साल है 23-24-25 का, उसमें 35 अरब रुपए करती है हुकूमत सिंध ने। सिंध में 30 जामियात हैं जो सरकारी हैं, और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि बाकी सूबों ने अभी उस हद तक जिम्मेदारी नहीं उठाई जितनी हुकूमत सिंध ने उठाई है। यानी हम कह सकते हैं कि जनाब हेल्थ और एजुकेशन ये वो दो सेक्टर्स हैं जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और जो पैट्रनेज है, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मॉडल है, वो दूसरे सूबों को फॉलो करना चाहिए। वो मिसाली बन रहा है। यकीन, इसमें कोई शक नहीं, ऐसी है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जो फेडरल गवर्नमेंट की ग्रांट है ना, जो के सूबों के सिंध सूबे में मिलती है, हुकूमत सिंध की ग्रांट उसका कोई 2.5 गुना ज़्यादा है। तो हुकूमत सिंध न सिर्फ ये जिम्मेदारी ले रही है बल्कि समझती है कि सूबे को अच्छे तालीम याफ्ता नौजवानों की ज़रूरत है, और इसलिए वो पूरे सूबे की सिंध की यूनिवर्सिटीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस बड़ी अच्छी तादाद में। और इन अ वे अभी हाल ही में बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने असेंबली फ्लोर के ऊपर ये बात कही है कि जनाब जो टैक्स ऑन सर्विसेज सूबे जमा कर रहे हैं तो आप टैक्स ऑन गुड्स भी उनको दें, क्योंकि जो प्रोविजनल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं उनका FBR के मुकाबले में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तो हम टैक्स ऑन गुड्स भी हम जमा करें और अगर कोई डेफिसिट है तो हम वो आपको पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से सिंध थोड़ा सा लीड कर रहा है और बहुत अच्छा लीड, बहुत अच्छा लीड कर रहा है। ये दर्द तो आप हमसे पूछे ना। सर जी देखिए, अब मैं क्योंकि बिल्कुल लास्ट मोमेंट से, तो मैं चाहूंगा कि आगे के जो आपके जो टारगेट, मेरा प्लान ये है कि NED में हर साल 2200 से 2300 बच्चा आता है, ठीक है। उनका टोटल जो ट्यूशन फी कंपोनेंट बनता है साल का, वो तकरीबन 22 करोड़ रुपए बनता है। अगर हम इसको किसी तरह 100 करोड़ रुपए कर दें इस फंड को, हमारे NED अलमनाई और दूसरे मुखय्यर हजरात, तो हम 4 साल में NED को ट्यूशन कंपोनेंट फ्री कर सकते हैं, जो कि हम समझते हैं बहुत बड़ी बात नहीं है। $3 मिलियन इज इक्वेलेंट टू, हमें पैसे मिला के $3 मिलियन होगा तो हो जाएगा। तो अब जो हमारी अगली किताब है उसका मोटो यही है कि हम टारगेट को 100 करोड़ रुपए करके जाएंगे, ताकि जितने NED में आइंदा आने वाले वक्तों में जितने बच्चे आए वो ट्यूशन फ्री से हो, कंपोनेंट जो उनका ट्यूशन का है वो फ्री हो, और वो बस मेरिट पर आ जाए और फिर इंजीनियर बन के निकल जाए। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो कस्टोडियन है इस इंडोवमेंट फंड का, मैं फंड मैनेजर्स की बात कर रहा हूँ, मैं NED की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ पे बड़ी देखभाल हो, फंड्स की एलोकेशन की बड़ी देखभाल हो। बिल्कुल ऐसी है। और अभी हमने जो आफ्ताब भाई ने एक बात की, अभी हमने जो एक नया स्कीम अपनी लॉन्च की है कि पाकिस्तान में हम कह रहे हैं कि कोई भी
एनडी का हमदर्द, चाहे वो एलुमनाई हो, चाहे उसके माँ बाप हों, चाहे उसके जानने वाले हों, अगर 10 लाख रुपए अपनी माँ के नाम से दें तो हम ये एश्योर करेंगे कि सारी ज़िंदगी उसकी माँ के नाम से एक बच्चा हर साल पढ़ेगा। इसी तरह अट्रैक्टिव चीज़ है। अच्छा, 10 लाख रुपए वन टाइम और लाइफ टाइम माँ के नाम से एक बच्चा जो है ना उसकी स्कॉलरशिप पे हर वक्त एनडी के अंदर मौजूद होगा। इसी तरीके से हमने $5,000 जी $5,000 यूएस में का है, $5,000 आप अपनी माँ के नाम से दे दें और इस पे ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है कि हर एक कह रहे हैं यार $5,000 दे दूँ मेरी माँ के नाम से सारी ज़िंदगी मिलेगा। हमने ये हम ज़ाहिर फंड मैनेजमेंट में हम ये मेजर पार्ट है कि 10 लाख रुपए और $5,000 एंड आपकी सारी जिंदगी। तो बजा तौर पर इकबाल आप ही लोगों के लिए क्या किए गए हैं कि जरा नम हो ये मट्टी तो बड़ी जरखेज है साकी, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब हुसैन रिजवी साहब, सुहेल बशीर साहब और डॉक्टर सरोज हशमत लोधी साहब, आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। और हमारी बड़ी नेक तमन्नाएं और कामनाएं इस माजी स्कॉलरशिप इंडोमेंट फंड के हवाले से और बिलखुसूस सिंध गवर्नमेंट की अगर बात की जा रही है हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दीगर सूबों को भी उनको फॉलो करना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।